डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे। हमारी थर्ड और लास्ट टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की, पॉलीसैकेराइड्स। देखो, पॉलीसैकेराइड्स जो हैं, दीज आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, जिनको हम मोनोमर्स बोलते हैं। तो वेरियस काइंड के मोनोसैकेराइड्स की पॉलीमराइजेशन से जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, दे आर कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स एंड दे आर आल्सो नोन एज ग्लाइकेन्स। इनको हम ग्लाइकेन्स भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं पॉलीसैकेराइड्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स कि मोनोसैकेराइड्स जो हैं, कौन से मोनोसैकेराइड्स पॉलीमराइज करके पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं, तो टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स के बेसिस के ऊपर देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। दीज आर होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। ये दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड जो पॉलीसैकेराइड्स बना रहे हैं। लेकिन इनको करने से पहले एक चीज मैं और बता दूं कि जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, दीज आर टेस्टलेस। पॉलीसैकेराइड्स आर टेस्टलेस, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्स नेचर। इनकी कॉम्प्लेक्स नेचर होने के कारण जो है ये इनसॉल्युबल होते हैं। और इनकी एक और इंपॉर्टेंट फीचर है कि पॉलीसैकेराइड जो हैं, जब मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं बाय वेरियस काइंड्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, तो उनके जरिए पॉलीसैकेराइड्स की फॉर्मेशन होती है। और इनका एक एंड नॉन रिड्यूसिंग होता है एंड द अदर एंड इज ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। तो वन एंड जो है वो रिड्यूसिंग नेचर का है एंड द अनदर एंड जो है वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होता है। अब ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, तो मैंने इनकी दो मेन टाइप्स की बात की है कि होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स आर दोज इन विच द मोनोमर यूनिट्स आर सेम। जितने भी मोनोसैकेराइड से वो बने हैं वो क्या हैं, सेम होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं सारे। और उसके बेसिस के ऊपर फिर इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पॉलीसैकेराइड है और उसमें मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो हैं, यानी नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो हैं वो हैं 200। 200 मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में पॉलीमराइज करके एक पॉलीसैकेराइड बना रहे हैं। बट ऑल दी मोनोमर्स और मोनोसैकेराइड्स आर ऑफ सेम टाइप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सारे के सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हों, तो इसका मतलब मोनोसैकेराइड सारे ग्लूकोज यूनिट्स हैं। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स आर पॉलीमराइजिंग टू फॉर्म ए पॉलीसैकेराइड, तो उस पॉलीसैकेराइड को हम क्या बोलेंगे कि वो ग्लूकेन है, इन विच द मोनोमर यूनिट्स आर ग्लूकोज यूनिट्स। तो सारी यूनिट सेम है, ग्लूकोज ही है सिर्फ, और कोई नहीं है। इसका मतलब ये एक होमोपॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे स्टार्च है, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स ओनली। सेलुलोज में अकेला ग्लूकोज ही होता है, तो ये भी क्या है, एक होमोपॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन भी एक होमोपॉलीसैकेराइड है। तो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इनुलिन, ये सब क्या हैं, ये होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं। लेकिन जिन होमोपॉलीसैकेराइड्स में ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट हो उन्हें ग्लूकेन बोलेंगे। जिनमें फ्रक्टोज यूनिट्स हो सारी की सारी, उन्हें बोलेंगे फ्रक्टेन्स। फॉर एग्जांपल, इनुलिन। इनुलिन एक फ्रक्टेन है, यानी होमोपॉलीसैकेराइड है फ्रक्टोज का, विच इज प्रेजेंट एज स्टोरेज प्रोडक्ट इन डहलिया एंड अदर मेंबर्स ऑफ डहलिया फैमिलीज। एस्पैरेगस वगैरह में भी ये प्रेजेंट होता है।
एंड इट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो किडनी की फंक्शनिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, इसकी फंक्शनिंग को चेक करने के लिए इनुलिन जो है उसका यूज करते हैं। फिर ग्लैक्टिन्स, ग्लैक्टिन्स आर दी पॉलीसेकेराइड्स ऑफ ग्लैक्टोज यूनिट्स। और एक ग्लैक्टिन की एग्जांपल दें तो अगर जो एक सब्सटेंस हमें ऑब्टेन होता है वेरियस सी बीड्स से, यानी कि वेरियस रेड एल्गा से, जैसे जेलिडियम है, ग्रेसिलेरिया है, इस तरह के जो जितने भी रेड एल्गे हैं उनसे हमें अगर नाम का सब्सटेंस मिलता है, बेसिकली वो एक क्या है, ग्लैक्टिन है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ग्लैक्टोज यूनिट्स जो हैं दे पॉलीमराइज टू फॉर्म अगर। फिर जाइलिन, जाइलिन आर दी पॉलीमर्स ऑफ जाइलोज। अरेबिन, पॉलीमर्स ऑफ अरेबिनोज। तो ये डिफरेंट काइंड के हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं। इसी तरह से हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स आर दोज पॉलीसेकेराइड्स वेयर दी कंपोनेंट्स यूनिट्स आर ऑफ मोर देन वन टाइप, जिसमें जो कंपोनेंट यूनिट्स हैं वो मोर देन वन टाइप की होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेक्टिन है, काइटिन है, इसी तरह से हेमीसेलुलोज है, ये सारे के सारे हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स हैं, क्योंकि इनमें एक से ज्यादा तरह के जो हैं मोनोसेकेराइड्स आपस में पॉलीमराइज करके पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट मोनोसेकेराइड्स। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अगर हम फंक्शन के बेसिस के ऊपर देखें तो पॉलीसेकेराइड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। नंबर वन स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स एंड नंबर टू स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स आर दोज which are involved in the structural parts of various cells or cell components। different type के cells या different type के cell organelles, cell components, उनके parts को बनाने में जिन polysaccharides का रोल है they are called as structural polysaccharides। for example, अगर मैं एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेलुलोज, सेलुलोज जो है वो एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ डिफरेंट सेल्स। देन काइटिन, काइटिन यहां हेटेरो पॉलीसेकेराइड में आ रहा है, लेकिन फंक्शन के बेसिस के ऊपर देखें तो सेलुलोज और काइटिन सेम ग्रुप में आएंगे। सेलुलोज जैसे प्लांट सेल्स की सेल वॉल में प्रेजेंट है, काइटिन इज प्रेजेंट इन दी सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंजाई की सेल वॉल में प्रेजेंट है, इसलिए इसको फंगल सेलुलोज भी बोल देते हैं। प्लस ये जो एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं इंसेक्ट्स के, तो उनमें भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स आर दोज which are present as storage products in different cells or different structures। For example, in all the plant cells, starch is present as a reserve food material। In all the animal cells, glycogen is present as reserve food material। Similarly, in fungal cells, glycogen is present as reserve food material। Inulin is present as storage product in dahlia। तो ये सब क्या है, ये स्टोरेज किस्म के पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि किसी सेल या किसी जो है कंपोनेंट का स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर करने में इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स आ गई। अब हमने इनके कुछ एक के स्ट्रक्चर्स की बात करनी है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्टार्च के बारे में। देखो स्टार्च जो है ये एक जो है होमोपॉलीसेकेराइड है, क्योंकि इसमें एक ही किस्म के मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स।
और स्टार्च इज प्रेजेंट एज रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट सेल्स। ये प्लांट सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे प्रेजेंट है। स्टार्च वेरियस शेप के ग्रेन्स की फॉर्म में, जिनको हम स्टार्च ग्रेन्यूल्स कह देते हैं, उसकी फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। और स्टार्च के जो ग्रेन्स होते हैं वो वेरियसली शेप्ड होते हैं। कोई ऐसे होंगे स्टार्च ग्रेन में सेंटर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम हाइलम बोल देते हैं, और इसके इर्द गिर्द ये ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स में। तो या तो शेप स्टार्च ग्रेन्स की होगी राउंडेड, या होगी इस तरीके से इलोंगेटेड शेप, ऐसी शेप हो सकती है। तो अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं। इलोंगेटेड शेप हो सकती है, एलिप्टिकल शेप हो सकती है। तो अलग अलग तरह के स्टार्च ग्रेन्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट शेप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट प्लांट सेल्स। और स्टार्च बेसिकली क्या है, ये रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे प्रेजेंट होती है इन डिफरेंट प्लांट्स। अब है दो फॉर्म्स में स्टार्च एग्जिस्ट करती है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एक अनब्रांच्ड पॉलीमर है या अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है ग्लूकोज का, यानी एक अनब्रांच्ड ग्लूकेन है जिसमें नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं वो लगभग हम ये बोलेंगे कि 200 टू 2000 के बीच में लाई करती हैं। 200 टू 2000 के बीच में लाई करती हैं ग्लूकोज यूनिट्स। लेकिन ये क्या है, ये एक लॉन्ग चेन है 200 से 2000 ग्लूकोज यूनिट्स का, जिसमें ग्लूकोज यूनिट्स कैसी होंगी, जो है अल्फा काइंड के ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होंगे टू फॉर्म द लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। यानी मैं यूं कहूं कि ये ग्लूकोज यूनिट है कोई, जैसे ये एक ग्लूकोज यूनिट है जिसमें इसका ये फर्स्ट कार्बन एटम नेक्स्ट वाले के फोर्थ कार्बन एटम के साथ, जैसे इस तरीके से अगर हम बनाएं, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और सिक्स्थ यहां जाएगा CH2OH, ये सिक्स्थ है। अब इसके अंदर जो है इसका फर्स्ट कार्बन एटम और इसका ये फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन दोनों के बीच में ये बनता है यानी COC बॉन्ड, COC बॉन्ड। ये क्या है, ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लेकिन एक का फर्स्ट और नेक्स्ट का फोर्थ, तो ये बन गया। और ये ग्लूकोज यूनिट्स कैसी होंगी, अल्फा काइंड की। अल्फा काइंड की आपको ग्लूकोज यूनिट्स क्या बोली थी मैंने, कौन सी होती हैं, जिनमें एनोमेरिक, रिंग में जो पहला कार्बन एटम होता है इसको हम एनोमेरिक कार्बन एटम बोलते हैं। तो फर्स्ट कार्बन एटम जो है उसमें OH ग्रुप प्लेन ऑफ द रिंग के नीचे है। अगर ये होता OH तो फिर बीटा बन गया था। तो बीटा किस्म का नहीं है यहां पे हर एक ग्लूकोज यूनिट में फर्स्ट कार्बन एटम कैसा है, अल्फा काइंड का। तो ऐसे ग्लूकोज यूनिट को हम अल्फा काइंड का ग्लूकोज बोलते हैं। तो जब n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, और n नंबर कितना, 200 टू 2000 के इन बिटवीन, अगर ऐसी ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ती हैं बाई COC बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहां भी OH होगा, यहां भी OH होगा नीचे, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया यानी H2O निकल गया और ये रह गया COC बॉन्ड। तो ऐसे फिर अगला नेक्स्ट आ जाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो इसका फर्स्ट नेक्स्ट वाले का फोर्थ। ऐसे जब एंड टू एंड अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए 200 टू 2000 ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो बनती है स्टार्च। और स्टार्च की कौन सी टाइप, अमाइलोज काइंड। दूसरी है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड ग्लूकेन है, यानी ये भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड है,
लेकिन इसमें ब्रांचिंग हुई होती है जगह जगह पर। और जब ब्रांचिंग होगी तो स्ट्रेट चेन में तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहां चेन्स में तो। लेकिन जहां कहीं ब्रांचिंग होगी तो ब्रांच वाले हिस्से में क्या होगा, ब्रांच वाले हिस्से में जैसे मान लो ये कोई एक चेन, मैं दो चेन बनाता हूं, जैसे ये एक चेन बनी हुई है, एक चेन मान लो मैं ये बना लेता हूं, एक और, ये हमारे पास एक ग्लूकोज यूनिट है, इसका ये फर्स्ट कार्बन एटम, ऐसे ही ये नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट आ गई, इसका ये फोर्थ है, तो ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो इसका फर्स्ट इसका फोर्थ ये आपस में जुड़ गए और ये बन गया COC, यानी कि ये चेन बननी शुरू हो गई। अब ये चेन और ये चेन आपस में जुड़ जाएं तो कैसे जुड़ेंगी, यानी इसका सिक्स्थ और इसका मेन चेन का फर्स्ट, ये मेन चेन है और ये ब्रांच की तरह अगर एक्ट कर रही है तो इसका फर्स्ट कार्बन एटम और यहां इसका क्या होगा CH2OH, और इधर क्या था HOH, ये फर्स्ट कार्बन एटम के साथ, ये अगर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे ऐसे इसका ये CH2OH और यहां पे H। अब देखो यहां से क्या निकल रहेगा, ये OH और ये OH, इसमें से OHH यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा यहां पे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2O, ये। तो ये जो हमारे पास बॉन्ड बना, बॉन्ड कौन सा बना, इस कार्बन एटम यानी सिक्स्थ कार्बन एटम के बीच में और इसका ये फर्स्ट कार्बन एटम, तो फर्स्ट मेन का और सिक्स्थ चेन वाले का, ये बन गया COC। ये जो बॉन्ड बना COC बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा 1,6, एक का फर्स्ट और नेक्स्ट वाले का सिक्स्थ, ये बन गया अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अगर ऐसा कोई ग्लूकोज की यूनिट्स का पॉलीमर है जिसमें स्ट्रेट चेन नहीं है सिर्फ, बल्कि जगह जगह पर ब्रांचेस भी निकली हैं और ब्रांच वाले हिस्से में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए ब्रांच बन रही है, और मेन चेन में कैसा है या चेन्स में कैसा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो मोर देन 2000 है, 2000 से भी ज्यादा यूनिट्स जो हैं वो आपस में ग्लूकोज की ऐसे जुड़ी हुई हैं। तो फिर बनने वाले ऐसे ब्रांच्ड स्टार्च के मॉलिक्यूल्स को हम अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। उसमें अकेला स्ट्रेट चेन है, इसमें ब्रांच्ड चेन्स हैं ग्लूकोज की, हैं दोनों ये क्या हैं, ग्लूकेन्स, यानी कि ग्लूकोज की ही पॉलीमर्स हैं या पॉलीसेकेराइड्स। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद अगला है सेलुलोज। नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज सेलुलोज, या बल्कि इससे पहले मैं ग्लाइकोजन की बात कर लूं। देखो ग्लाइकोजन जो है उसका स्ट्रक्चर भी अमाइलोपेक्टिन जैसा ही होता है। ग्लाइकोजन जो है ये भी एक पॉलीसेकेराइड है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा ही होता है, यानी कि ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है ये किसका, ग्लूकोज का, यानी ये भी ग्लूकेन है, ब्रांच चेन पॉलीमर है अल्फा काइंड के ग्लूकोज यूनिट्स का, जिसमें स्ट्रेट चेन वाले हिस्से में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और ब्रांच वाले हिस्से में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। लेकिन जो नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स यानी ग्लूकोज की यूनिट्स जो होंगी ग्लाइकोजन के अंदर वो मोर देन 30,000 होंगी, मोर देन 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है, इसमें क्या थी, अमाइलोपेक्टिन में 2000 से 20,000 के बीच में होंगी, इससे ज्यादा नहीं। इसमें 30,000 तक ग्लूकोज की यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। तो स्ट्रक्चर एक जैसा है लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स में डिफरेंस है, नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पे बहुत हायर हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है।
और ग्लाइकोजन जो है ये इसको एनिमल स्टार्च भी कह देते हैं हम, क्योंकि जैसे प्लांट सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे स्टार्च प्रेजेंट है, ऐसे ही एनिमल सेल्स में और फंजाई के सेल में रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको हम एनिमल स्टार्च का भी नाम दे देते हैं। फिर इसके बाद आती है बात कि ग्लाइकोजन जो है ये जब जरूरत पड़ती है बॉडी की, तो क्योंकि ये हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट है एज ए रिजर्व फूड मटेरियल, और व्हेनेवर द बॉडी नीड्स एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी या ड्यूरिंग द स्कार्सिटी ऑफ फूड मटेरियल, ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस होता है, और ग्लाइकोजन का टूटना ग्लूकोज में ये क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ये इसके जरिए हमें व्हेनेवर एनर्जी इज नीडेड इन द बॉडी, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करने में ये प्रोसेस रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है फिर सेलुलोज। अब सेलुलोज की अगर मैं बात करूं तो देखो, सेलुलोज जो है ये भी एक ग्लूकेन है, ग्लाइकोजन और स्टार्च की तरह ये भी एक ग्लूकेन है, यानी इसमें भी n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अमाइलोज जैसा है। अमाइलोज जैसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें ब्रांचेस नहीं बनती, जैसे ग्लाइकोजन में या अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेस बनती हैं, ये अनब्रांच्ड चेन्स होती हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है अमाइलोज के मुकाबले? डिफरेंस ये कि इन केस ऑफ सेलुलोज देयर आर अबाउट 6000, लगभग 6000 यूनिट्स होंगी ग्लूकोज की। और ग्लूकोज कौन सा होगा? ग्लूकोज होगा बीटा काइंड का, यानी ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जबकि इसमें क्या था, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी यहां पे क्या बनाएंगे हम, यहां OH ऊपर होगा, H नीचे प्लेन ऑफ द रिंग के फर्स्ट कार्बन एटम के साथ। इसलिए जो बॉन्ड हम बनाएंगे वो बॉन्ड को हम दिखा कैसे सकते हैं, तो उसको दिखाने के लिए हम जो है इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं कि एक में ऐसे दिखाएं तो नेक्स्ट में हम उल्टा दिखा सकते हैं, या सीधा ही अगर इसको हमने स्ट्रेट ऐसे ही रखना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको ऐसे, इस तरीके से हम बॉन्ड जो हैं वो उसको बनाएंगे। नेक्स्ट जैसे मैं इसके साथ बनाऊं, ये नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट है, बीटा काइंड का ग्लूकोज, तो इसमें ये ऑक्सीजन एटम आ गया, यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन एटम है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे बनाने की बजाय, अगर तो ऐसा बना दिया तो ये अल्फा है, अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, ये देखिए एन शेप्ड, ये ऐसे, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बीटा 1,4 काइंड का बॉन्ड है। तो यहां पे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। तो ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में जुड़ी होती हैं विद द हेल्प ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और कितनी यूनिट्स होती हैं, अबाउट 6000 यूनिट्स, और कहीं भी कोई ब्रांच नहीं होती। ऐसा सेलुलोज के स्ट्रक्चर में होता है। और सेलुलोज जो है ये मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट पॉलीसेकेराइड है। जो नेचुरली अकरिंग पॉलीसेकेराइड्स हैं उनमें से सेलुलोज जो है ये मोस्ट अबंडेंटली अकरिंग। काइटिन सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, ये दूसरे नंबर पे आता है।
तो अमाइलोज जैसा इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें जो ग्लूकोज की यूनिट्स हैं वो आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए जुड़े हैं। तो ये चीज हम इसमें बताएंगे। फिर सेलुलोज जो है ये काफी इसका आगे इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्लांट सेल्स की सेल वॉल के अंदर मिलता है। वेरियस काइंड के जो फाइबर्स हैं, जैसे कॉटन फाइबर्स हैं, लिनेन के फाइबर्स हैं, या इसके अलावा जूट के फाइबर्स हैं, उन सब के अंदर ये प्रेजेंट है। और वेरियस काइंड के क्लोथ्स, बैग्स, रोप्स, नेट्स, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में सेलुलोज का इनडायरेक्ट वे में रोल है। फिर इसके अलावा सेलुलोज का जो मटेरियल है ये रेयन की, जो कि एक आर्टिफिशियल आप ये कह सकते हैं फाइबर है, तो रेयन की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी सेलुलोज का रोल है। फिर सेलुलोज जो है इसका नाइट्रेट की फॉर्म में, सेलुलोज नाइट्रेट, इसका इस्तेमाल जो है वो एक्सप्लोसिव्स में, सेलुलोज नाइट्रेट इसका इस्तेमाल एक्सप्लोसिव्स के अंदर भी होता है। फिर सेलुलोज कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर, यानी डिफरेंट काइंड के जो लोशंस हैं, डिफरेंट काइंड की जो क्रीम्स हैं, ऑयलमेंट्स हैं, उन सब के अंदर इसका कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज इसका इस्तेमाल होता है। फिर सेलुलोज हमारे फूड के अंदर, जो हम सैलेड की फॉर्म में या फ्रूट्स की फॉर्म में सेलुलोज हमारी बॉडी में जाता है, तो वो रफेज का काम करता है। तो सेलुलोज जो है ये इन दी फॉर्म ऑफ रफेज हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है, जो कि फूड की डाइजेशन में और बॉबल मूवमेंट में जिसका रोल है। तो इसका हम रफेज में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है इसके बाद अगला इनुलिन मैंने बोला था आपको कि इनुलिन जो है ये एक फ्रक्टेन है, यानी इसमें फ्रक्टोज की वेरियस यूनिट्स आपस में पॉलीमराइज होती हैं, और ये हमें मिलता है कहाँ, तो डहलिया और अदर मेंबर्स ऑफ एस्ट्रेसी फैमिली। एस्ट्रेसी फैमिली डहलिया की फैमिली है, तो उस फैमिली के और भी मेंबर्स के अंदर ये इनुलिन जो है वो स्टोरेज प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है। तो ये एक फ्रक्टेन है। और एग्जांपल इसमें देना चाहें तो हेमी सेलुलोज है जैसे, तो हेमी सेलुलोज एक हेटेरो पॉलीसेकेराइड है जिसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, जाइलोज, इसकी डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो आपस में पॉलीमराइज करती हैं, और ये सेल वॉल का कंपोनेंट होता है अलोंग विद सेलुलोज। हेमी सेलुलोज की अगर हम बात करें तो इसमें 4 तरह के, यानी ये गैलेक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज एंड जाइलोज, ये आपस में पॉलीमराइज करते हैं। फिर एक कैटेगरी आती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। ये जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं ये एक स्पेशल कैटेगरी है पॉलीसेकेराइड की, जिनकी ग्रीसी अपीयरेंस होती है, जिनकी स्लाइमी अपीयरेंस होती है, और ये जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं दे आर कॉम्प्लेक्स्ड विद प्रोटीन्स। ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स्ड विद प्रोटीन्स, और ये हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फॉर्म्स में मिलते हैं। इनकी अगर हम एग्जाम्पल दें, इनकी स्लाइमी नेचर होती है, और ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे जॉइंट्स वाले हिस्से में जो साइनोबियल फ्लूइड होता है, साइनोबियल फ्लूइड, उसकी एग्जाम्पल उसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। इसके अलावा हेपेरिन जो ब्लड एंटीकोगुलेंट है, ब्लड एंटीकोगुलेंट है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को ये कोआगुलेट नहीं होने देता, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं उसमें होने देता, और जो कि ब्लड की सर्कुलेशन के लिए जरूरी है।
तो ये हेपेरिन जो है ये बेसिकली क्या है, एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है। सिमिलरली एग्जांपल दी अगर हम ओखरा की यानी कि लेडी फिंगर की यानी भिंडी की अगर हम एग्जांपल दें तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, तो जिसके कारण वो एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, उसके कारण उसकी स्लाइमी नेचर होती है। जब ओखरा को हम काटते हैं तो उसकी स्लाइमी नेचर जो होती है, चिपचिपी सी जो नेचर है, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, और उसमें जो है हाइलुरोनिक एसिड नाम का म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। इसी तरह से एग्जांपल हम दे सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, उनकी भी एग्जांपल आ सकती हैं, तो वो भी इसमें आएंगी। तो ये हमारे पास अलग अलग तरह के म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल मैंने दी हैं। हेपेरिन की एग्जांपल है, साइनोवियल फ्लूइड जो हमारे जॉइंट्स के अंदर होता है, जिसके कारण हमारे जॉइंट वाले हिस्से में मूवमेंट ऑफ बोन्स होती है, तो वो जो है बेसिकली एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। तो हमने कुल मिला के पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बात की है। तो पॉलीसेकेराइड्स ग्लाइकेन भी बोलते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसेकेराइड्स की पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। इनकी दो टाइप्स हैं, दो अलग अलग बेसिस के ऊपर, एक कंपोनेंट्स के बेसिस के ऊपर होमो एंड हेटेरो पॉलीसेकेराइड, इसी तरह से फिर उसके बाद फंक्शन के बेसिस के ऊपर हमने दो टाइप स्ट्रक्चरल एंड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, और ये दो तीन एग्जांपल हमने स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, तो उनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं। मैं एक चीज रह गई बीच में, वो थी काइटिन की बात। काइटिन जो है ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है, और काइटिन बेसिकली जो है ये पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। एन एसिटाइल काइटिन जो होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन नाम के सब्सटेंस का ये पॉलीमर है, जो कि एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड कह सकते हो कि काइटिन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है, और ये अबंडेंटली प्रेजेंट है इन दी एक्सोस्केलेटन ऑफ सर्टेन एनिमल्स, जैसे कॉकरोच वगैरह या क्रैब्स वगैरह या प्रॉन वगैरह, इनके अंदर इनके एक्सोस्केलेटन में ये अबंडेंटली प्रेजेंट है। प्लस फंजाई की सेल वॉल में काइटिन जो है वो अबंडेंटली प्रेजेंट है, और ये सेलुलोज के बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है, और ये हेटेरो पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आता है। तो ये अलग अलग तरह के पॉलीसेकेराइड्स की हमने बात की है। तो इसके साथ ही हमने ये कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक अपना कंप्लीट किया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।